सोचिए एक जिला जिसे सालों तक पिछड़ा माना गया, उग्रवाद से प्रभावित, बिल्कुल, और वो अचानक देश का सबसे बड़ा पुरस्कार जीत लेता है लोक प्रशासन में। और एक बार नहीं, हाँ, लगातार 2 साल। ये कैसे हुआ? आज हम इसी की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी है झारखंड के गुमला जिले की। और ये कहानी वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक जगह अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ सकती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी बदलाव की कहानी बताते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गुमला के इस विरासत से विकास तक के सफर के पीछे का राज क्या है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत जिले को थोड़ा जानने से करते हैं। तो गुमला जो है वो असल में झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर पठार का दिल है। अच्छा। और 1983 में ये रांची से अलग होकर एक जिला बना था। और ये जानना जरूरी है कि यहाँ की लगभग 94% आबादी वो गांव में रहती है। 94%। तो इसकी कहानी एक तरह से भारत के गांव की कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, किसी भी जगह को जानने से पहले मैं हमेशा उसके नाम के बारे में सोचता हूँ। गुमला, ये नाम कहाँ से आया? इसमें एक लोक कथा वाली फील है। और आपकी फील बिल्कुल सही है। इसके नाम के पीछे 2 मजेदार कहानियां हैं। एक तो ये कि ये गौ मेला से आया। गौ मेला मतलब गायों का मेला? हाँ, यहाँ हफ्ते में एक बार पशुओं का बहुत बड़ा बाजार लगता था, जो धीरे धीरे गुमला बन गया। मतलब नाम में ही अर्थव्यवस्था छिपी हुई है। और दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी और भी स्थानीय है। मुंडारी भाषा में एक शब्द है गुमला, जिसका मतलब धान कूटने के काम से जुड़ा है। अच्छा। और ये दोनों ही चीजें, पशुपालन और धान, आज भी वहां की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसका इतिहास? इतिहास भी कमाल का है। एक जमाने में ये नागवंशी राजाओं का गढ़ था, फिर अंग्रेजों के समय ये रांची का हिस्सा बना, और आजादी के बाद 1983 में इसे अपनी अलग पहचान मिली। तो यहाँ की जमीन का नक्शा भी जरूर दिलचस्प होगा। रिपोर्ट में पाट क्षेत्रों का जिक्र है, ये क्या चीज है? हाँ, गुमला की जमीन का नक्शा बड़ा ही अनोखा है। ज्यादातर इलाका तो ऊंचा नीचा लहरदार है, लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे बिशुनपुर घाघरा में, अचानक आपको सपाट पठार दिखते हैं। एकदम सपाट? हाँ, 2500 से 3000 फीट ऊंचे पठार, उन्हें ही पाट कहते हैं। और इन्हीं पठारों पर बॉक्साइट का विशाल भंडार है। लगभग 21 खदानें हैं। और शायद इसी वजह से इसे जनजातीय हृदय स्थल यानी ट्राइबल हार्टलैंड भी कहते हैं। यहाँ का सामाजिक ताना-बाना कैसा है? एकदम सही। गुमला की आत्मा इसकी जनजातीय संस्कृति है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 69% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। ओरांव, मुंडा, खड़िया और असुर, ये सब प्राचीन जनजातियां यहाँ सदियों से रहती आई हैं। इसी रिपोर्ट में एक आंकड़ा है जिसमें मेरा ध्यान खींचा, वो है यहाँ का लिंगानुपात, जेंडर रेशियो। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं का स्थान कितना महत्वपूर्ण और सम्मानित है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि यहाँ की सामाजिक सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जाहिर है, जहाँ इतनी विविधता होगी, वहाँ की संस्कृति भी बहुत रंगीन होगी। भाषा, त्योहार, नाच गाने। बिल्कुल, यहाँ सादरी, कुड़ुक, मुंडारी जैसे भाषाएं हवा में घुली हुई हैं। त्योहार प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे सरहुल, जो पेड़ों और फूलों का त्योहार है, या करम। और लोक नृत्य तो यहाँ की जिंदगी की धड़कन है। पैका नृत्य का जिक्र है, जिसे एक तरह का मार्शल आर्ट बताया गया है। हाँ, पैका एक मार्शल आर्ट जैसा नृत्य है। उसमें गजब की ऊर्जा होती है। फिर झूमर और डोमकच है, जो हर शादी ब्याह की शान है। और कला, बांस की कारीगरी और डोकरा कला के बारे में भी लिखा है। जी, जारी गुमटा गांव तो बांस के कलाकारी का हब माना जाता है। और डोकरा आर्ट, जो मोम से धातु की मूर्तियां बनाने की हजारों साल पुरानी तकनीक है, वो यहाँ आज भी जिंदा है। तो यहाँ की संस्कृति, प्रकृति और कला से बहुत गहराई से जुड़ी है। मुझे लगता है कि यही जुड़ाव यहाँ की आस्था में भी दिखता होगा। टांगीनाथ धाम जैसी जगहों का जिक्र है। टांगीनाथ धाम तो एक रहस्यमयी जगह है। मान्यता है कि ये भगवान परशुराम की तपोभूमि है। लेकिन वहाँ एक चीज है जो दिमाग घुमा देती है। वो क्या? एक विशाल त्रिशूल, कहते हैं 1200-1300 साल पुराना है। और कमाल यह है कि वो खुले में पड़ा है। बारिश, धूप सब सहता है, पर उस पर आज तक जंग का एक धब्बा तक नहीं है। बिल्कुल दिल्ली के आयरन पिलर जैसा। हाँ, वैसा ही एक अजूबा। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि उस जमाने में ऐसी मेटलर्जी कैसे संभव थी। वाकई कमाल है। और अंजन धाम, उसका क्या महत्व है?
अंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। वहां एक गुफा है जहां कहते हैं माता अंजनी रहती थीं। उस जगह की अपनी एक अलग ही ऊर्जा है। एक और नाम है नवरत्नगढ़, जिसे झारखंड का हम्पी भी कहा गया है। नवरत्नगढ़ नागवंशी राजाओं की शान का प्रतीक है। 17वीं सदी में राजा दुर्जन साल ने इसे बनवाया था। सोचिए, उस जमाने में एक 5 मंजिला महल। 5 मंजिला। हाँ, जिसकी वास्तुकला में मुगल और स्थानीय शैली का संगम था। आज उसकी 3 मंजिलें ही बची हैं, लेकिन उसे देखकर आप उस दौर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तरफ इतनी समृद्ध विरासत, संस्कृति, इतिहास, लेकिन दूसरी तरफ हमने बात की कि इसे एक पिछड़ा जिला माना जाता था। उग्रवाद, गरीबी, ये विरोधाभास क्यों? यही तो गुमला की कहानी का सबसे अहम मोड़ है। दशकों तक ये जिला वामपंथी उग्रवाद, भयानक गरीबी, कुपोषण और सिर्फ बारिश के भरोसे होने वाली धान की खेती, इन समस्याओं के चक्र में फंसा हुआ था। तो फिर बदला क्या? ऐसी कौन सी नई सोच आई जिसने सब कुछ पलट दिया? सोच में एक बुनियादी बदलाव आया। प्रशासन ने रिवर्स सैचुरेशन का मॉडल अपनाया। रिवर्स सैचुरेशन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि आप लाइन में जो सबसे पीछे खड़ा है, बिल्कुल, आप सबसे पहले उसकी मदद कर रहे हैं। सोच ये है कि अगर उस तक विकास पहुंच गया तो आगे वालों तक तो पहुंच ही जाएगा। एग्जैक्टली, ये पिरामिड को उल्टा करने जैसा है। और दूसरा बड़ा बदलाव था लक्ष्य में। सिर्फ कल्याण या वेलफेयर नहीं, बल्कि धन सृजन, मतलब वेल्थ क्रिएशन। तो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये पूरी सोच बदलने जैसा है। मतलब अब आप सिर्फ सब्सिडी या मदद नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोगों को एक तरह से बिजनेस ओनर की तरह देख रहे हैं। सही कहा। और मिशन रागी इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत बना। हाँ, मिशन रागी। रिपोर्ट में इसे क्रांतिकारी कहा गया है। आंकड़े तो अविश्वसनीय है। सिर्फ 18 महीनों में रागी की खेती 1600 एकड़ से बढ़कर 30,000 एकड़ हो गई। जी, 30,000 एकड़। और आज गुमला को भारत की रागी राजधानी कहने की तैयारी हो रही है। 1600 से 30,000 एकड़, ये आंकड़ा सुनने में सच नहीं लगता। क्या किसानों ने आसानी से मान लिया था? क्योंकि भारत में किसानों को नई फसल के लिए मनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल नहीं माना। शुरू में तो बहुत संदेह था। धान उनकी पारंपरिक फसल थी, उनकी पहचान थी। तो फिर कैसे हुआ ये? यहाँ पर प्रशासन ने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने रागी चौपाल लगाई, सफल किसानों को हीरो की तरह पेश किया। और सबसे बड़ी बात, क्या? खरीदने की गारंटी दी। जब किसान को देखा कि फसल उगाने से पहले ही उसका बाजार तैयार है, तब जाकर भरोसा बना। मतलब जोखिम सरकार ने उठाया, फायदा किसान को दिया। बिल्कुल। और रागी तो जैसे जमीन के लिए बनी ही थी। ये सूखा प्रतिरोधी है, इसे धान के मुकाबले बहुत कम पानी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, असली खेल तो वैल्यू एडिशन का था। मतलब सिर्फ उगाना काफी नहीं था। एग्जैक्टली। असली पैसा फसल में नहीं, प्रोडक्ट में होता है। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गई और फिर जोहार रागी नाम से एक ब्रांड बनाया गया। जोहार रागी, नाम भी कितना अच्छा। महिलाओं को रोजगार मिला और जिले के कुपोषण पर सीधा वार हुआ। ये तो कमाल का 360 डिग्री मॉडल है। कोई आश्चर्य नहीं कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसे केस स्टडी के तौर पे चुना है। जी, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय फसल एक पूरे जिले की तकदीर बदल सकती है। तो ये आर्थिक बदलाव निश्चित रूप से सामाजिक बदलाव भी लाया होगा, खासकर महिलाओं की जिंदगी में। बिल्कुल। रागी मिशन तो बस एक उदाहरण है। प्रोजेक्ट किशोरी को देखिए। ग्रामीण महिलाओं ने सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने 5 लाख से ज्यादा पैड बेचे। 5 लाख? हाँ, ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये स्वास्थ्य, स्वच्छता और औरतों के आत्मसम्मान से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम था। और स्वयं सहायता समूहों का 49 करोड़ का टर्नओवर, ये आंकड़ा तो किसी भी छोटी कंपनी को टक्कर दे सकता है। यही तो वेल्थ क्रिएशन है। ये महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन विकास की इस दौड़ में उनका क्या हुआ जो सबसे पीछे थे, मतलब सबसे कमजोर? रिपोर्ट में पीवीटीजी समुदायों का जिक्र है। पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। ये वो समुदाय हैं जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट जाते हैं। जैसे असुर, कोरवा, बिरहोर, इन तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। तो उन तक विकास कैसे पहुंचा? यहीं पर अंत्योदय का सिद्धांत लागू हुआ। नेतरहाट के पठार पर बसे इन दुर्गम गांवों को प्राथमिकता दी गई। ओरपाट जैसे गांव को मॉडल विलेज बनाया गया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां हर घर में सोलर बिजली हो, हर घर में नल से पानी आता हो। इन इलाकों में तो ये किसी सपने जैसा लगता होगा।
बिल्कुल, स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान दिया गया। सिकल सेल एनीमिया, जो इन समुदायों में एक बड़ी समस्या है, उसकी घर घर जाकर स्क्रीनिंग की गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के जरिए इलाज उनके दरवाजे तक पहुंचाया गया। तो इन सभी कोशिशों का नतीजा है वो प्रधानमंत्री पुरस्कार जिनकी बात हमने शुरू में की थी। हाँ, 2022 और 2023 में लगातार 2 साल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलना इन सभी प्रयासों पर एक राष्ट्रीय मोहर है। और नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी टॉप पर रहना। ये साबित करता है कि ये कोई एक बार का तुक्का नहीं, बल्कि एक स्थायी और सफल मॉडल है। हर महान जगह की पहचान उसके लोगों से भी होती है। गुमला ने भी तो देश को कई नायक दिए हैं। यकीनन, महान स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया इसी मिट्टी की देन थे। 1971 युद्ध के हीरो, परमवीर चक्र विजेता लैंस नायक एल्बर्ट एक्का का नाम कौन नहीं जानता। और ये विरासत आज भी जारी है। जैसे भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव। बिल्कुल, अष्टम उरांव आज हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा है, और साहित्य के लिए पद्मश्री गिरधारी राम गोंजू और समाज सेवा के लिए पद्मश्री अशोक भगत, ये सब गुमला का गौरव है। तो गुमला की कहानी सिर्फ एक जिले के विकास की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इरादे नेक हों और लोग साथ मिलकर काम करें तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सही कहा। यहाँ की जनजातीय संस्कृति को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाया गया और उसे नए जमाने के इनोवेशन से जोड़ा गया। ये पिछड़े जिले से राष्ट्रीय मॉडल बनने का एक प्रेरणादायक सफर है। और भविष्य में गुमला में एक बड़ा इको टूरिज्म हब, कृषि प्रसंस्करण केंद्र और देश के लिए बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करने वाली नर्सरी बनने की पूरी क्षमता है। गुमला का मॉडल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब विकास की धारा ऊपर से नीचे आने के बजाय समुदाय की भागीदारी और स्थानीय संसाधनों से, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बहती है, तो वो ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा समावेशी होती है। सोचने वाली बात यह है कि गुमला का ये मॉडल, जहां विरासत को सहेजते हुए तकनीक को अपनाया गया है, देश के दूसरे हिस्सों के लिए कितनी बड़ी सीख बन सकता है।